नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक भारत इतिहास की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आधुनिक भारत की सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोज़ इसके प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का यहाँ पर ये इसी सीरीज का ये छठा वीडियो है और इसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो घटना चक्र पूर्वावलोकन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन विद व्याख्या के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ये जो शामिल की गई थी ये शामिल की गई दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या दी गई है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इस प्रशिक्षण डम अम्बाला और सियालकोट में दिया गया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण भी बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो उस समय का जो तत्कालिक कारण क्या था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो ये घटना हुई थी ये बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी की। बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे सिपाही था। तो ये जो था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका सही आंसर अगर होगा तो ये होगा, जो मंगल पांडे थे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये दिया था वक्त खान को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर खिताब दिया था। वक्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर रहा था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व वक्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था ये था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। 1857 की जो क्रांति है इसका जो आरंभ है ये 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कहाँ घटी थी। तो ये जो घटना घटी थी ये घटी थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाना। ठीक है, 11 मई 1857 ईस्वी दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को अवध प्रांत लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी। कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो ये दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली का पुनर्प्राप्ति कर ली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो उनकी जन्मस्थली है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मनकर्णिका, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोलधर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के जो नेता थे ये थे खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 में विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। ठीक है, अगला है महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो ये ह्यूरोज का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य के विलय कर लिया। झांसी 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहाँ तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये जो विद्रोह था ये बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल जो थी इनके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। लखनऊ अवध में विद्रोह का जो प्रारंभ है ये 4 जून 1857 को हुआ और विद्रोह का जो नेता था ये बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 में संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल ली ने समाप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये थी अवध से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई भी सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75 हज़ार सैनिक सेना में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके थे ये? तो ये थे नाना साहब के सलाहकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तात्या टोपे, जिनका कार्यकाल 1814 से 1859 ईस्वी तक रहा, को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडु राव टोपे के साथ विठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंतो पंथ, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधो सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से
अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी में ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। ठीक है। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये मैंने अभी बताया, तात्या टोपे का था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो ये संबंध थे बिहार से। ठीक है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के थे। ठीक है। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये वही चीज़ कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। अगला है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में अगर 1857 की क्रांति के नेता की बात करते हैं तो वो थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है, दीवान मनीराम दत्त। ये असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये था जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभालकर और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो वो थे आउवा। वो थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वो था जयपुर। ये केंद्र नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये किया था शहादत खान ने। ठीक है। 1857 में शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे।
पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो ये था आगरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1776 ईस्वी को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। यहाँ पर भगत सिंह सही आपका आंसर हो जाता है, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल बिल्कुल संबंधित थी, कुंवर सिंह भी संबंधित थे, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह। तो ऊधम सिंह यहाँ पर संबंधित नहीं थे, बाकी सभी लोग संबंधित थे। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्लाह ने फैज़ाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था? आंसर आपका हो जाएगा जमींदारों ने यहाँ पर इसमें भाग, मतलब 2 और 4, यानी कि यहाँ पर हो सकता है साहूकारों और जमींदारों, इन लोगों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की सख्त से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की कि इन शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के लालचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ठीक है, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़ जो था, ये यहाँ पर प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, केवल 4, यानी कि यहाँ पर केवल 5, यानी कि मुंगेर। ठीक है,
देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। ठीक है, अगला है 1857 के विप्लव के नायक को सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है आपको। तो आंसर यहाँ पर देखिए, नाना साहब ये कहाँ से थे, मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे, वक्त खां, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर बता देते हैं कि वक्त खां कहाँ से थे, दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे का उपयोग करते हुए। तो झांसी, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी सही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो सभी बता, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से एवं फतेहपुर से अजीमुल्लाह खां तथा फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलाना है आपको। तो यहाँ पर सही जो इसका मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा नाना साहब जो कि कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ और मनी राम दीवान असम से थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये मैंने बताया भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो बैरकपुर में थे हैसरे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैसरे कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद में को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे पामस्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण के असफल रहा, किस कारण असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिली। 1882 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने में वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी, कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साजिश घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम असफल क्यों हुआ, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कारण थे जो इसमें बताए गए हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्राय भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्रोह के समय देख लेते हैं इसका व्याख्या। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोह के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड में तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सरदिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्त की बहुत सराहना की है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहों से बहुत आगे थी, वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह की सफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज राजदूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक,
सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर विचार करना है कथनों पर। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये षड्यंत्र की संज्ञा दी है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अगला है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? तो ये जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले इतिहासकार थे ये थे वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वही मैंने बताया, यहाँ पर वी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो ये थे एस.एन. सेन। ठीक है, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे जिनकी पुस्तक 1857 यहाँ पर होगा 1857 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय इनकी पुस्तक 1857 उनकी पुस्तक का नाम था जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? तो ये आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपो म्यूटनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में सी की अवधारणा यहाँ पर सही दिखती है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण ले लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव पद तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था। ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत पर सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था?
तो उसका उद्देश्य जो था ये था, 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे, मतलब कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। व्याख्या देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का संबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासन के द्वारा व उसके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने साम्राज्ञी की पदवी धारण की और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की असीमित शक्तियां धारण कर ली। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 21 में उल्लिखित है। द अनाउंसमेंट रिवर्स्ड लॉर्ड, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन में से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पील आयोग यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ये किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत से थे। विद्रोह के लिए साथी सेना उत्तरदायी थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो ये दोस्तों यहाँ पर थे आज का पूरा टॉपिक जिसमें मैंने 1857 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी जो कि आपको डेली मॉर्निंग 11 बजे मिल जाया करेगी और शाम को 11 बजे आपको यहाँ पर जियोग्राफी की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइम में चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर जियोग्राफी का जो है वो आपको शाम को 11 बजे मिल जाएगा और सुबह के टाइम आपको हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा जो कि मैंने वहाँ पर जियोग्राफी का डाला था। तो वहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जियोग्राफी का आपको शाम को मिलेगा और सुबह के समय आपको हिस्ट्री का वीडियो 11 बजे मिलेगा और शाम का जो वीडियो है वो जियोग्राफी का 11 बजे मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुधार किया है हमने। सुबह के टाइम हिस्ट्री का 11 बजे वीडियो मिलेगा और शाम के टाइम 11 बजे आपको जियोग्राफी का वीडियो मिलेगा। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर वीडियो। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।